लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज प्रिज्म फॉर्मूला। एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 2 से 3 मार्क, 2 मार्क के लिए कभी कभी सिर्फ डायग्राम पूछा जाता है, 3 या 4 मार्क के लिए डेरिवेशन के साथ पूछा जाता है। इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आता है कि अगर 3 प्रिज्म है तो उसके लिए डेविएशन कितना होगा। तो ये सब अगर आप देखते हो तो 4 मार्क के लिए होता है। सीबीएसई में अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो वहां पे वो आ जाएगा। स्टेट बोर्ड्स में 3-4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एनीवेज प्रॉपरली देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। पीछे मैंने जितना भी लिखा है नेक्स्ट 5 मिनट में आपका ये पूरा दिमाग में प्रिंट होने वाला है। 100% एश्योरेंस, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। मतलब अगर आज से मैं 10 साल के बाद भी अगर आपको पूछूं कि मैंने जो प्रिज्म फॉर्मूला बताया था वो कैसे करना है, आप नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि हम लोग इसको डायग्राम इस तरह से पहले इसको रख लेंगे दिमाग में और उसके बाद सिर्फ 2-3 ट्रायंगल्स के बारे में बात करूंगा, खत्म हो गई। और वो जो 2 ट्रायंगल्स है उसके ऊपर जो डेरिवेशंस हम लोग लिखने वाले हैं वो 2 ट्रायंगल के इक्वेशन से आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्रिज्म क्या है, किस तरह से करना है। देखो यहां पे मेरे पास एक सेक्शन है प्रिज्म का, ए बी सी से हमने उसे रिप्रेजेंट किया है। सो ए बी सी प्रिंसिपल सेक्शन है ये। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे और यहां पे मोनोक्रोमेटिक लाइट ली जाएगी। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है मेरे पास, एक रे है मेरे पास। तो यहां से पी क्यू ये मेरा हो गया पहला रे। अभी यहां पे ये जो पहला ए बी सरफेस है यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको मैंने एम डी से रिप्रेजेंट किया है। मेरा जो सेकेंड सरफेस है वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको एन डी से रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी आपका फर्स्ट रे पी क्यू यहां से ये पॉइंट पे गिरता है तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अभी यहां पे ये पहले सरफेस से जब दूसरे सरफेस में जाएगा, देखो ना पहला मीडियम में मेरा, उसके बाद ये जब दूसरे मीडियम में आ रहा है, पहले तो आपके पास एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, जो भी हो सकता है। और कंपेरेटिवली अंदर अगर ग्लास है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कि नहीं। तो रेयरर से जब डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट का रे जाता है तो क्या होता है, इट मूव्स टूवर्ड्स नॉर्मल, और उसका जो बेंड होता है टूवर्ड्स नॉर्मल होता है कि नहीं। तो अगर मेरे पास ये नॉर्मल है तो इसका बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे हमें मिलने वाला है क्यू आर, इट विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ऐसा है। तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा पैरेलल, लेकिन ये क्यू आर ये मेरा हो गया एक रिफ्रैक्टेड रे। ओके, उसके बाद एन डी ये मेरे पास एक दूसरा नॉर्मल है जो सरफेस एसी को रखा है हमने। ये पॉइंट के बाद क्यू आर ये जो रे है ये पॉइंट के बाद अगेन रिफ्रैक्ट होगा, लेकिन इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आर एस ये एक रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो एंगल हम लोग देख रहे हैं वो R1, लेट दिस इज माय R2, और यहां पे जो एंगल बाहर निकल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एमर्जेंट, एंगल ऑफ एमर्जेंस। सो ई से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो गया एक रे। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। मेरे पास एक प्रिज्म का सेक्शन है, एबीसी से रिप्रेजेंट किया है। पहला रे आया पी क्यू, ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया था आपने, इधर भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। यहां से ये रिफ्रैक्ट होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, उसके बाद ये बाहर निकलेगा। यहाँ पे जो एंगल है उसको आई बोलोगे, अंदर एंगल R1, यहाँ पे एंगल R2, और बाहर वाला एंगल है आपके पास E। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो डॉटेड ये पी क्यू जो है उसको आगे एक्सटेंड करो डॉटेड लाइन के फॉर्म में। तो ये डॉटेड लाइन के फॉर्म में आपने इसको आगे एक्सटेंड किया और ये पी क्यू को आपने पी डैश तक एक्सटेंड किया है, और सिमिलरली एस आर को आप पीछे तक एक्सटेंड कर रहे हो। और ये जो दोनों रे है इसको भी कुछ नाम जो अगर देना है तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे टी नहीं है ना टी। ओके, तो ये डॉटेड लाइन एस आर से पीछे आपने खींचा, तो ये जो 2 डॉटेड लाइंस आपने पीछे खींची थी वो एक पॉइंट पे मिलेगी और इसको बोलेंगे पॉइंट ई। अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो पी क्यू सीधा सीधा चला जाता, लेकिन आपका ये जो पी क्यू रे है वो मीडियम की वजह से बेंड हो रहा है ना, मतलब एक्चुअल पाथ से डेविएट हो रहा है। दूसरा, यहां से अगर मीडियम नहीं होता तो एसआर आपका इधर से किधर से तो स्ट्रेट आ रहा होता है ना, ये भी तो चीज है। तो आपका यहाँ पे एसआर ये जो है ये भी मतलब आपको एक डेविएटेड की तरह दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो डेल्टा को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। आपका जो ओरिजिनल पी क्यू रे है वो डेविएट हो चुका है, सो दैट्स व्हाई डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या किया है, हम लोग ने कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात किया है। कभी कभी डायग्राम के बाजू में आपको उसका डेटा भी लिखना होता है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूं, आप ये फेयर कर सकते हो। एबीसी, एबीसी क्या होगा, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म। आई होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 R2, उसके बाद E है आपके पास एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो ये हो गया, आपने 1 2 3 4 चीजों के बारे में लिखा। डेल्टा है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ए है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, पी क्यू इंसिडेंट रे, एंड आर एस एमर्जेंट रे। ठीक है, उसके बाद एम डी और एन डी
ये है आपके नॉर्मल टू सरफेस पी ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो ये होगी एक बेसिक इंफॉर्मेशन। डायग्राम के बाजू में आप ये लिख सकते हो, अननेसेसरी वो जरूरत नहीं थी यहाँ पे, वो थोड़ा और ज्यादा बड़ा दिख जाता था, तो इसके लिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा। एनीवेज एक्सप्लेनेशन, जो ऊपर के डायग्राम में दिख रहा है ना, उसके 3-4 पॉइंट्स लिख दो अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आपको याद नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। कुछ बच्चे याद करना स्टार्ट कर देते हैं और वो भूलेंगे, ठीक है। कोई भी चीज जब आप याद करते हो तो 100% भूलते हो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे केयरफुली ये जो चीज है डायग्राम देख के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, अलाउड होता है। सो यहाँ पे देखो मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे, इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में अभी लिख सकते हो, उतना आदत आपका डेवलप हो चुका है। लेट एबीसी रिप्रेजेंट प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म वेयर ए इज द एंगल ऑफ अ प्रिज्म। Draw a normal MD and ND to surfaces AB and AC of a prism respectively. As shown in a prism, PQ represent angle of incident ray and PQM देखो किधर है, PQM represent angle of incidence, QR is refracted ray and RQD it is R1 and QRD it is R2. As shown in a figure, RS represent emergent ray, so NRS is angle of emergence और RS हो गया आपका emergent ray। तो मतलब देखो ना, जो डायग्राम में है वही पॉइंट लिखे और कुछ नया नहीं लिखा है, ये ऑलरेडी हम बोल भी चुके हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रोड्यूस PQ। सो PQ को आपको प्रोड्यूस करना है टिल पॉइंट P डैश एंड SR को आपको प्रोड्यूस करना है टिल T तक करो, और ये जब भी मिलेंगे तो पॉइंट E पे मिलेंगे। देयरफॉर डेल्टा हो गया आपका एंगल P डैश ES। तो ये आपने रिप्रेजेंट किया, देखो P डैश ES, तो ये हो गया आपका डेल्टा। तो जो डायग्राम में दिख रहा है वही पॉइंट्स आपने एज इट इज लिख दिए, इसमें कुछ याद नहीं करना होता है, जो आपको दिख रहा है वैसे आप रिप्रेजेंट करो। नेक्स्ट देखो डेरिवेशन। अभी देखो ये जब भी डेरिवेशन लिखोगे ना, तो आपको 2 चीजों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा जो है उसके लिए एक्सटर्नल एंगल थ्योरम ये यूज करना है आपको, और यहाँ पे R1 R2 के बीच में रिलेशन निकालना है, और ये 2 रिलेशन निकालने के बाद आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स इट। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल EQR। देखो एंगल EQR प्लस एंगल ERQ, इसकी वैल्यू होगी एंगल P डैश ES। तो यहाँ पे EQR अगर आप देखते हो ना, तो ये अगर I है तो ये पूरा का पूरा I होना चाहिए, तो ये जो पूरा सेक्शन है ये वाला, सो दैट विल बी I माइनस R1, और यहाँ पे ये जो होगा दैट विल बी E माइनस R2। तो ये जो 2 वैल्यूज हमें मिली है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सबसे पहले होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा। अब यहाँ पे रीअरेंज करते हैं, I और E को एक साथ लेते हैं, R1 R2 को सेपरेट रखते हैं, सो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू डेल्टा। तो ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर 1। मैंने क्या किया, ये वाला जो ट्राइंगल है EQR, वहां पे एक एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम लगा दिया, खत्म हो गई बात। तो आंसर मिला I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू डेल्टा। यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्राइंगल QDR। ढूंढो QDR। यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस दिस, इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सो R1 प्लस R2 प्लस एंगल QDR, R1 प्लस R2 प्लस QDR हैज टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये मेरा एक ट्राइंगल की बात हो गई। और अभी हमें क्या करना है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखना है। तो QDRE ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AQDR बोलो या जो भी आपको नाम देना है दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने कंसीडर किया, तो एंगल A प्लस QDR। ओके, तो एंगल A प्लस QDR साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल QDRA, सॉरी ये नहीं लेना था, ये लेना था बड़ा वाला। ओके, तो ये ले लिया हमने, A प्लस एंगल QDR इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 इक्वेशन है। अभी हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो R1 प्लस R2 ये जो वैल्यू है वो A के बराबर आपको मिलेगी, लेकिन ये कभी मिलेगी जब आप ये 2 इक्वेशन को ऐड करो। तो ये 2 इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली R1 प्लस R2 इक्वल टू A मिलेगा। लेकिन यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू ये इक्वेशन से हमें क्या मिलेगी, I प्लस E माइनस ये डेल्टा इधर आएगा, R1 प्लस R2 उधर जाएगा, सो I प्लस E माइनस डेल्टा इक्वल टू A। रीअरेंज करो ओवरऑल टर्म को, सो I प्लस E विल बी इक्वल टू A प्लस डेल्टा। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वैल्यू ऑफ डेविएशन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन और रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा। तो ये आप एंड में लिख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग ने डायग्राम देखा, और उसके बाद I प्लस इक्वल टू A प्लस डेल्टा ये इक्वेशन कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में एक बेसिक जानकारी ली।
ये डेरिवेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है इट इज अबाउट वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेल्टा कर्व। सो हमें आई और डेल्टा ये जो कर्व है उसके बारे में पढ़ना होता है। अभी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस के आप अलग अलग वैल्यूज लो तो उसके लिए आपको डेल्टा की भी अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हमें यही चेक करना है कि डेविएशन की वैल्यूज हमें कैसे मिल रही है। तो एक्सपेरिमेंटली यहां पे देखो क्या किया जाता है, एक टेबल बनाया जाता है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहां पे आपके पास होगा आई और यहां पे आपके पास होगा डेल्टा, और यहां पे आई की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 1 2 3 4 ऐसा सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको जितना करना है 1 2 3 4 5 6 जितना भी आपको करना है आप करते जाओ, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की कुछ वैल्यू के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम मिल रही है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे कोई तो एक वैल्यू है और यहाँ पे कोई तो एक वैल्यू है, तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज के लिए आई की वैल्यू तो अलग है लेकिन डेल्टा की जो वैल्यूज आपको मिल रही है ना वो सेम मिल रही है। तो अभी आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है ना, तो यही तो हमको देखना है। एनीवेज तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कैलकुलेशंस के बाद ये पता चला। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आई एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम दैट इज अ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जिसके लिए आई की वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है। तो यहाँ पे देखो ना आई की वैल्यू डेल्टा के लिए मतलब दो वैल्यूज आप ले सकते हो आई की बहुत सारे केसेस में, लेकिन डेल्टा मिनिमम जब भी होगा तभी आई की वैल्यू एक ही होगी। इसके लिए सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। नेचर ऑफ ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसे ड्रॉ किया है उन्होंने, है ना, कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऐसे दिया है। नेचर ऑफ ग्राफ हमें ड्रॉ करना होता है और वही एग्जामिनर कंसिडर करते हैं। एनीवेज तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास आई है और यहाँ पे मेरे पास डेल्टा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो डेल्टा है उसकी अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे रिप्रेजेंट की और यहाँ पे आई की वैल्यू अलग अलग रिप्रेजेंट की। और जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे 0 1 2 3 4 तो डेल्टा की वैल्यूज अलग अलग मिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ 20 लिया है वैल्यू तो आपको इधर किधर तो पॉइंट मिल रहा है, उसके बाद आप आगे आप ड्रॉ करते जाओगे तो डेल्टा की रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपको मिलती जाएगी। और अगर आपने वो कर्व ज्वाइन कर दिया तो आपको ऐसा कुछ नेचर दिख रहा है। तो ये जो कर्व डिपेंड करता है कि मटेरियल आपने कौन सा लिया है प्रिज्म का, उसके ऊपर भी वो सारी चीजें डिपेंड करती है, लेकिन हमें उसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करनी है। एनीवेज तो यहाँ पे देखो आई की कुछ वैल्यूज है, देखो ना ये आई की कुछ तो पहली वैल्यू होगी, यहाँ पे आई की कुछ दूसरी वैल्यू होगी और वो दो वैल्यूज के लिए हमें डेल्टा की वैल्यू सेम मिल रही है। यहाँ पे भी देखो आप डेल्टा की वैल्यू 50 मिल रही है लेकिन आई की वैल्यू दो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा मिनिमम की कोई तो एक वैल्यू ऐसी है जहां पे आपको आई की सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है। तो यही तो नेचर है ग्राफ का, है ना। तो यहाँ पे देखो इफ पी क्यू आर एस सफर्स मिनिमम डेविएशन डेल्टा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम। अगर पी क्यू आर एस मिनिमम डेविएशन सफर करता है ना, तो वो स्पेसिफिक केस में आई और ई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू सेम बन जाएगी, R1 R2 की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। सो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन है तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं आई प्लस आई, ई के जगह पे आई सब्स्टिट्यूट किया ए प्लस डेल्टा एम, तो इससे हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी आई विल बी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू। ये इक्वेशन को रीअरेंज करो, आई विल बी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू। सिमिलरली मेरे पास और एक इक्वेशन है, देखो ये R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। तो यहाँ पे अगर मैं R1 इक्वल टू R2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सिमिलरली इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो ये स्पेसिफिक इक्वेशन क्या आएगा 2R इक्वल टू A। तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या होगी A/2। तो अभी मेरे पास I की वैल्यू है, मेरे पास R की वैल्यू है और फाइनल हमें प्रिज्म फॉर्मूला निकालना है। क्या करना है, हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, तो करो ना। सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू साइन ऑफ A/2। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्रिज्म। तो ये इक्वेशन यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, और आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे वहां पे भी ये इक्वेशन हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। और ये इक्वेशन को अवॉइड करके दूसरी टेक्निक्स भी होती है जिससे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन फिलहाल तो आपको ये बोर्ड वाले जो बेसिक लेक्चर्स है जो एकदम बेसिक आपको क्लियर करवा रहा है, वो अगर आपको अच्छे से आते हैं, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बिल्ड हो गए एक बार, तो फिर आगे जाके मुझे आपको जो सिखाना है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप अभी तक हमने जो स्नेल्स लॉ का जो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू साइन ऑफ A/2 ये जो इक्वेशन देखा है वो आपको बहुत अच्छे से समझा है। लेट अस डिस्कस द अनदर कॉन्सेप्ट डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म। तो अभी हमारे पास जो प्रिज्म था, ठीक है, वो तो अच्छा खासा बड़ा था, इक्वी लाइक 60 डिग्री का उसका एंगल था, ए का वैल्यू 60 डिग्री था। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू ही कम कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वो स्पेसिफिक केस में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर थिन प्रिज्म है मेरे पास तो वहां पे डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी। हमारे पास तो एक जनरल फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डी एम अपॉन टू साइन ऑफ A/2, ये फॉर्मूला तो है हमारे पास। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये एंगल स्मॉल करना है।
तो फिर कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। थिन प्रिज्म किसको बोलते हैं? सो प्रिज्म हैविंग वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो ए की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग उसे बोलेंगे थिन प्रिज्म। अब इसका डेरिवेशन, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना 1-2 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछते हैं, कभी कभी ये बड़ा वाला नहीं पूछते क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ऑलरेडी पूछ चुके हैं हम लोग, तो ये वाला पूछते हैं। लेकिन ऐसे करते करते दोनों भी पूछ चुके हैं वो एग्जामिनर, तो अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट, कभी ना कभी तो रिपीट होगा, ये एग्जाम में रिपीट होता है, एवरी ईयर रिपीट होता है ना। नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल वो पूछ लेते हैं, और वो जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने का भी एक तंत्र होता है, टेक्निक होता है, वो तो आपको बाद में सिखाया जाएगा। सबसे पहले डेरिवेशंस बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं। एनीवेज, तो देखो इफ ए इज अ वेरी स्मॉल, सो डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो स्मॉल हो गई। सो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो गई। साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 हो गई। क्यों? क्योंकि जब एंगल स्मॉल होता है सो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन रेडियन, स्मॉल एंगल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ रेडियन। तो साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अप्रोक्सीमेटली ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, साइन ऑफ ए बाई 2 अप्रोक्सीमेटली ए बाई 2। क्यों कर रहा है? बिकॉज इसको रिप्लेस करना है। सो वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ऑफ ए बाई 2। सो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 ए बाई 2, 2 विल गेट कैंसल, सो ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। तो मेरे पास ये इक्वेशन में ये दो पार्ट्स है, लेफ्ट और राइट, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, तो इससे मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एम की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो ना ये डेल्टा मिनिमम वही तो चाहिए हमें, ए म्यू माइनस 1, और ये थिन प्रिज्म के लिए हम लोग कर रहे हैं। सो लेट डेल्टा एम की वैल्यू अगर डेल्टा के इक्वल कंसीडर की हमने, ये कंसीडरेशन है, ये भी फॉर्मूला लिख दोगे तो भी कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के हिसाब से मॉडिफाई करके फाइनल आंसर लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं। सो डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, और यहाँ पे जो म्यू माइनस 1 होता है ना उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिविटी। तो कभी कभी बोलते हैं आपको डेल्टा की वैल्यू देते, ए की वैल्यू देते और बोलते हैं रिफ्रैक्टिविटी कैलकुलेट करो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को रिफ्रैक्टिविटी क्या होता है वही नहीं पता होता। तो जिसको पता है वो करके आएगा, जिसको नहीं पता है वो छोड़ के आएगा, सिंपल ना। तो जो आपके एग्जाम में मार्क्स से 1 सीरीज आता है, ये बेसिक चीजें नहीं पता होती है इसके वजह से। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? अभी हम लोग ने एक रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म के बारे में बात की। सबसे पहले देखो डायग्राम मेरे पास देखते जाओ, अपने आप आपके दिमाग में फिक्स होते जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक प्रिज्म है ABC, यहां से आपने एक इंसिडेंट रे लिया PQ, यहां पे एक नॉर्मल है आपके पास, यहां पे भी एक नॉर्मल बनाओ, यहां से ये रिफ्रैक्ट होगा, उसके बाद ये एमर्ज होगा। यहां पे एंगल है I, यहां पे एंगल है R1, यहां पे एंगल है R2, यहां पे आपके पास है E। ये डॉटेड लाइन को पीछे खींचो, इसको पीछे खींचो, आपको यहां पे एंगल मिलेगा डेल्टा। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम निकालना है। तो डेल्टा की वैल्यू दिस प्लस दिस है ना, सो ये वैल्यूज आप ऐड करोगे, रीअरेंज करोगे। दूसरा आप क्या करोगे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वो बड़ा वाला कंसीडर करोगे, दो एंगल्स को कंपेयर करोगे। ये खत्म होने के बाद नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे, R1 R2 की वैल्यू निकालोगे। खत्म होने के बाद फाइनल आंसर होगा आपका, क्या होगा फाइनल आंसर, यस। सो आई प्लस इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, जो भी है वॉट एवर, तो वो एक फाइनल आंसर आपको मिल गया। वो खत्म होने के बाद आपने ये ग्राफ के ऊपर बात किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप दो वैल्यूज लेते हो तभी भी आपको डेल्टा की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। सो फॉर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ अ डेल्टा एम। तो उसके लिए आपने ग्राफ प्लॉट किया, नेचर ऑफ अ ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे डेल्टा एम की एक ही वैल्यू होगी, जब भी एक कोई तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उसको आप बोलोगे मिनिमम डेविएशन। ये यूज करने के बाद आपने फाइनल आंसर लेके आया, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ऑफ ए बाई 2। ये खत्म होने के बाद थिन प्रिज्म के बारे में आपने बात किया, साइन थीटा की जगह पे अप्रोक्सीमेटली थीटा यूज करो, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, साइन नहीं होगा वहां पे, 2 कट हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए, रीअरेंज करो, फाइनल आंसर आपको जो भी मिलने वाला है। सो डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। सो इट वाज अ क्विक रिकैप ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन प्रिज्म। लेट अस डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ इन अ वाटर टैंक। मान लो आपके पास एक वाटर टैंक है, सपोज ये वाटर टैंक का बेस है ये वाला, ठीक है, यहां से यहां तक पानी भरा हुआ है और इसके ऊपर पूरा का पूरा अपना नॉर्मल एटमॉस्फेयर है। आप अगर ऊपर से देखोगे ना तो आपको लगेगा जो नीचे वाला बेस है वो थोड़ा सा ऊपर आया है या अपलिफ्ट हुआ है, ऐसा हमें लगता है। तो ये क्यों होता है, ये रिफ्रैक्शन के इफेक्ट की वजह से हमें ऐसा फील होता है। तो रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ, तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके जो फाइनल फॉर्मूला है वो अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। इसका ट्रिक टेक्निक अगर आपको पता है तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे उसका न्यूमेरिकल। तो देखते हैं रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ है क्या। सबसे पहले देखते हैं डायग्राम, ठीक है। मान लो मेरे पास XY ये एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये ऊपर मेरे पास एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये रेयरर है, और नीचे मेरे पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और ये डेंसर है, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, हम लोग यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो इसके लिए हम लोग इसको μ1 बोलते हैं और इसको μ2 बोल सकते हो, जो भी आपको लेना है लो, डजंट मैटर। लेकिन अगर कुछ फाइनल आंसर अगर आपको स्नेल्स लॉ वगैरह यूज करना है तो वो टाइम पे आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज यूज करके आप μ1 μ2 की वैल्यूज यूज करके आप अपना फॉर्मूला करेक्ट लिख देना। एनीवेज तो ये डेंसर ये रेयरर खत्म। एनीवेज यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे
तो मान लो ये एक्चुअल बेस है, और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करेंगे क्योंकि पॉइंट यूज करके ही हम लोग बता सकते हैं ना। तो वहां से तो बहुत सारे रेस जाएंगे लाइट के, तो हम लोग दो पॉसिबल रेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रे यहाँ से निकलेगा, सीधा सीधा चला जाएगा, तो ओ ए, ये मेरा एक इंसिडेंट रे है और ये सीधा सीधा निकल गया ए डैश, है ना। तो ये हो गया मेरा पहला रे। दूसरा रे हम लोग यहाँ से कंसिडर करते हैं, ओ से पॉइंट बी पे गिरेगा और यहाँ से इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे बना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो अगर ऐसा आपके पास आई है और यहाँ पे अगर आप एंगल बनाते हो तो ये भी आई होगा, देखो ना जेड फॉर्मेशन हो रहा है। अभी आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट सी से जो रे है आपका बी सी, इसको थोड़ा डॉटेड पीछे खींचो। तो अगर आप इसको डॉटेड पीछे खींचोगे तो आपको पॉइंट आई दिखाई देगा, और ये जो पॉइंट आई है दैट इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। तो ऑब्जेक्ट ओ की इमेज आपको ऊपर दिखाई देगी, है ना। ये कैसे पता चला, मान लो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है एकदम नजदीक और ऊपर से अगर आप देख रहे हो, है ना, तो आपको ये ऐसा लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर किधर तो है। तो ये तभी पॉसिबल है जब भी डिस्टेंस ए भी बहुत छोटा होता है तभी, और आप ऊपर से देख रहे हो। अभी हमें डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए डिस्टेंसेस थोड़ा सा बड़ा हम लोग ने दिखाया है, दैट इज द ओनली थिंग। एनीवेज, अभी मेरे पास आर है ना, ये देखो ये आर है तो ये भी तो आर है सिंस ऑल आर पैरेलल लाइंस, और ये आई है मेरे पास। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, आई और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो साइन आई और साइन आर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, तो आंसर इज अ यस। सो वन बाय वन देखते हैं पूरा डेरिवेशन। अभी मैंने जो बड़बड़ किया है वही हमें पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 मार्क के लिए आएगा, और जब तक आप डायग्राम के साथ प्रॉपर लिखते नहीं हो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो अल्टीमेट पर्पस लेक्चर का क्या है, आपका पूरा सब्जेक्टिव बना के देना, ये मेरा काम है। मैं चाहता तो ये सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके रफली इसके नीचे 2-3 लाइन लिख देता था, खत्म कर देता था बात, नहीं, हमें ये बेस्ट पॉसिबल वे में करना है। दूसरी चीज, अननेसेसरी आपको अगेन रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बोर्ड के ऊपर जितना लिखा है उतना आप एग्जाम में लिख के आओ, आपको पूरे मार्क्स 100% एश्योर्ड मिलने वाले हैं, है ना। तो वही तो है, लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं पॉइंट 1। Okay, so water surface appears shallower due to refraction of a light. तो water surface, sorry, end of a surface, या ऐसा कुछ बोलो कि end of a water body, ऐसा बोल सकते हो, appears shallower than its actual due to refraction of a light. So point 1, refraction of a light ऑन द सर्फेस एक्स वाई। तो अगर नॉर्मल हो रहा है तो ओ ए जो है वो ए ए डैश जाएगा, सो इट विल गो अनडेविएटेड। मेरे पास सेकेंड रे है, अनदर रे ऑफ अ लाइट एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे मेरे पास सरफेस एक्स वाई है, सो इट विल डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों जा रहा है, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो रिफ्रैक्टेड एट आर, सो अलॉन्ग बी सी। तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल है उसको हम आर बोल रहे हैं। सो अगर बी सी को अगर प्रोड्यूस बैक करते हो तो ये जो रे है वो पॉइंट आई पे मिलेगा। तो मैंने क्या किया, जो ऊपर वाला सेक्शन है डायग्राम का उसको हम लोग ने एक्सप्लेन कर दिया। अभी आई के बारे में बात करते हैं। लेट आई इज अ वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। सो एओ आपके पास क्या बनेगा, एओ देखो ये रियल डेप्थ है और ए आई क्या है आपके पास, ये एपेरेंट डेप्थ है। अभी हम लोग देखते हैं वन बाय वन। एंगल एओबी को ढूंढो, एओबी को ढूंढो, किधर है एओबी और ओ बी एन डैश, ये क्या होगा आपका आई। एआईबी को ढूंढो, एआईबी किधर है, एआईबी एन बी सी, तो ये क्या होगा आपका आर। सो इन ट्रायंगल एओबी, अभी ट्रायंगल एओबी ढूंढो, एओबी और उसके बाद एआईबी भी ढूंढना है आपको। एनीवे, सो एओबी साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। तो साइन आई क्या होगा, ए बी अपॉन ओ बी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और ट्रायंगल आई ए बी देखो, आई ए बी है ना, आई ए बी में देखो क्या मिल रहा है, साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन आई बी। तो यहाँ पे आपके पास साइन आई और साइन आर है। सो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। सो अगर ऐसा है तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, सो म्यू वाटर ए, ऐसा हम लोग ने लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो अगर ऐसा सिचुएशन है हमारे पास तो साइन आर अपन साइन आई होगा, उल्टा होगा, है कि नहीं। या फिर अगर आपको ये फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम भी अगर आप लिखते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला। एनीवेज, तो साइन आर अपॉन साइन आई, सो ए बी अपॉन आई बी। तो ए बी अपॉन आई बी किधर गया, सो साइन आर किधर, हाँ ए बी अपॉन आई बी, और साइन आई क्या है नीचे होगा, तो ए बी अपॉन ओ बी ऊपर जाएगा। तो इसमें से ए बी विल गेट कैंसल विच इज इक्वल टू ओ बी अपॉन आई बी, है ना। तो ये लिख दिया हमने। सो एंगल्स आर स्मॉल एंड लेट अस कंसिडर बी क्लोज टू पॉइंट ए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैन बी रिटन एज ओ ए अपॉन आई ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ओ ए अपॉन आई, सिंस पॉइंट बी जो है वो आपका ए के बहुत नजदीक है, तभी जाके हम ये कंसिडरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता। सो ओ ए अपॉन आई ए एक्स अपॉन वाई, तो y की वैल्यू होगी x अपॉन म्यू डब्ल्यू ए, सो x अपॉन 4/3। सो आंसर होगा y का आपका 3/4 टाइम्स x। तो कितना ऊपर आपको दिखने वाला है, ये 3/4 टाइम्स x, इतना ही आपको ऊपर दिखाई देगा। तो ये था कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है।
एनीवेज, ये खत्म होने के बाद ऑब्लिक इंसिडेंस के बारे में बात करता है। ये जनरली आपको सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे दिखाई देता है। मान लो मेरे पास यहाँ पे कंपैरेटिव डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयरर मीडियम है, और आप ऊपर से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्लिक इंसिडेंस, ये जो था वो नॉर्मल इंसिडेंस था, ऊपर से आप देख रहे थे, यहाँ पे थोड़ा साइड से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब भी आप साइड से ऑब्जर्व करते हो तो वो टाइम पे भी ये जो ऑब्जेक्ट ओ है वो आपको आई की जगह पे दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर। तो जब भी कॉम्पिटिटिव फिजिक्स पढ़ेंगे तो वो टाइम पे इससे रिलेटेड डेरिवेशंस आपको पूछेंगे। अभी ये जो बोर्ड से बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डर है उसमें ये आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल में नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्ट्रेट लाइन वगैरह बना के आप थीटा की वैल्यूज लेके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये रेयरर है, ये डेंसर है, अगर ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को आई इमेज थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिफ्रैक्शन एट सनराइज एंड सनसेट। अभी सनराइज एंड सनसेट ये तो यार एक बहुत अच्छी चीज है ना। मान लो आप ऐसे सुबह सुबह ऐसे हिल एरिया पे हो, ये आपको फिनोमिना जो है वो हिली एरिया में ज्यादा आप ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मान लो आप सुबह उठे हो, है ना, और आप देख रहे हो तो सन आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद वो धीरे 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 आपके सर पे आएगा, और जब भी वो एंड में सनसेट होता है तो वो टाइम पे भी अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो धीरे 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 नीचे जाता है। तो ये तो हमें दिखता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है सीख लो। यहाँ पे देखो मेरे पास ये अर्थ है और ये ऑब्जर्वर है। अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर की लेयर्स है ना। अगर मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम अगर आप कंसिडर करते हो तो कंपेरेटिवली एयर की डेंसिटी सरफेस पे ज्यादा होती है, और उसके बाद ऊपर 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 जाओगे तो डेंसिटी कम होगी। मतलब सबसे ऊपर रेयरर मीडियम, और उसके बाद डेंसिटी नीचे 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 क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब अगर ऊपर सनलाइट रखते हो तो वो किधर से आएगी, रेयरर से डेंसर पे आएगी। तो यहाँ पे देखो, मान लो ये हॉरिजॉन है मेरे पास और नीचे सन है, सन की एक लाइट कंसीडर करते ये इधर आया, ये नॉर्मल है, तो इट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और ये जो चीज है आगे जाके अगेन ये नॉर्मल सरफेस है और ये सेकेंड आपका लेयर है, सो रेयरर टू डेंसर, तो कंपेरेटिवली ये वाला जो मीडियम है वो ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू अर्लियर, है ना। तो ये इधर से इधर जाएगा और ये प्रोसेस होती रहेगी, एंड इन दी एंड जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा ये जो लाइट रे है ये पीछे से किधर से तो आ रही है। तो देखो ना, ये आपकी लाइट रे का एक्चुअल पाथ था, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा ये जो लाइट है ये इधर से किधर से तो आ रही है। तो ये होगा सन का एक्चुअल पोजीशन, लेकिन सन आपको दिखाई कहाँ पे दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, अबव हॉरिजॉन दिखाई दे रहा है। तो ये जो ब्यूटीफुल चीज होती है ना, ये हमें क्यों दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। और उसमें भी फिर 7 डिफरेंट कलर से विब गियर, है ना, तो वो कलर जो होता है उसका भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ अ कलर आपको यहाँ पे रेडनेस आपको ज्यादा दिखाई देता है। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप सनसेट के टाइम पे देखो तो वहां पे आपको दिखाई देगा। सनसेट के टाइम पे क्या होगा, देखो सन आपका ऑलरेडी नीचे जा चुका है ना, लेकिन अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट आपको ऐसा लगेगा ये थोड़ा सा ऊपर है हॉरिजॉन से। तो ये जो ब्यूटीफुल चीज है ये हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बहुत अच्छे से पता चली। तो अभी हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एट सनराइज एंड सनसेट। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्जाम के लिए 2 मार्क 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं अलॉन्ग विथ क्रिटिकल एंगल, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन जब भी पूछते हो तो छोटे छोटे एरर्स आप अपनी तरफ से कर देते हो। वो कौन से एरर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कॉम्पिटिटिव फिजिक्स के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो मेरे पास 2 मीडियम होने चाहिए। सबसे पहले मेरे पास एक सरफेस बाउंड्री होनी चाहिए, उसके नीचे एक मीडियम और उसके ऊपर एक अलग मीडियम। ओके, इसमें से कोई भी एक मीडियम डेंसर होना चाहिए। तो मान लो नीचे का मीडियम मेरे पास पूरा डेंसर है, ऊपर का मीडियम मेरे पास पूरा रेयरर है। ऐसा होगा तभी जाके हमारी सिचुएशन सॉल्व होगी। अभी हमें क्या करना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमें डेंसर मीडियम में रखना है। तो जब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखते हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है वहां से एनर्जी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है, वहां से लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में, ये जो चैप्टर में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाता है। और वही चीज हम लोग अभी प्रॉपर्ली देखेंगे। सबसे पहले देखो पॉइंट ए है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहा है। एनीवेज, तो यहां से ये खुद लाइट्स का सोर्स हो सकता है या फिर इसके ऊपर लाइट गिरने के बाद ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये 2 पॉसिबल चीज है। तो सबसे पहले देखो यहां से एक लाइट का रे स्ट्रेट गया, पॉइंट ओ पे गिरा, सीधा निकल गया, या फिर ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बाउंड्री कैसी है आपकी। एनीवेज, तो यहां पे हम लोग मान रहे कि ये सीधा निकल गया। ओके, दूसरा यहां से एक रे आया, पॉइंट O1 पे गिरा, और उसके बाद ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। तो डेंसर से जब ये रेयरर मीडियम में जाता है तो इट ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां से आया, ये सीधा सीधा निकल गया। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट ए से और एक रे आया, O2 पे गिरा, यहां पे जो एंगल बना रहा है, लेट दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको I1 बोलते हैं, कुछ भी नाम दो आप, डजंट मैटर। ये पॉइंट पे गिरने के बाद इट विल अगेन मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव होके निकल गया।
अभी तीसरे रे के बारे में बात करते हैं। यहां पे एक लाइट का रे आया 0.03 पे गिरा, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर रहा है, लेकिन सरफेस के साथ ये जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है। तो दैट्स वाई ये रे जब यहां से निकलेगा तो ये सीधा सीधा सरफेस के ऊपर से चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये सरफेस के ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री होने की वजह से, और यहाँ पे एक एंगल हमें आईसी जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाती है और आपका जो रे है वो सरफेस के ऊपर से ही निकल जाता है, वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं करता। एंड नेक्स्ट है मेरे पास लास्ट वाला रे, यहां से 0.04 पे एक रे गिर गया और यहां से गिरने के बाद अभी ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम मीडियम में। तो यहां से ये अभी बाहर नहीं जाएगा, वो इधर किधर तो जाएगा। सिंस आर की वैल्यू अगर आप देख दोगे तो वो यहां पे 90 के बराबर थी, यहां पे वो 90 से ज्यादा है। तो ये जो एंगल होता है जिसके लिए रे दूसरे मीडियम में नहीं जाता और खुद के ही मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है, उसको बोलते हैं आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो जब भी क्रिटिकल एंगल से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तभी जाके ये केस पॉसिबल है। तो ये जो चीज अभी हमने देखी उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो मीडियम रखोगे उसको डेंसर मीडियम बोलोगे, और लाइट आपकी कहां से कहां पे जा रही है, डेंसर से रेयर, तो इसको आप बोलोगे μ1। हमें आदत होती है हमेशा, स्नेल्स लॉ हम पढ़ते हैं ऐसा पढ़ते हैं, तो ये μ1 होता है, ये μ2 होता है कि नहीं। तो हम लोग सेम चीज यहाँ पे लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही एरर करते हैं और एग्जाम में मार्क्स जाते हैं। कंसिडरेशन ही गलत करोगे तो आंसर तो गलत ही आएगा। तो ये होगा आपका μ1, ये होगा आपका μ2। ओके, तभी जाके जो स्नेल्स लॉ है वो आप एज इट इज लगाओ, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड डेफिनेशन पूछते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, जो डायग्राम है अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, लेकिन कुछ भी उठपटांग लिख के मत आओ। ये जो कीवर्ड्स है वो आपके आंसर में होने चाहिए, आपका जो पेपर चेक करने वाले पर्सन है वो देखेंगे। सो रे ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ रेयर मीडियम एट एन एंगल of incidence greater than critical angle, then the ray is totally reflected in a denser medium। तो यहाँ पे जो रे है वो आपका denser medium में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। Let's repeat one more time। Ray of a light passing through the denser medium when incident on the surface of a rarer medium at an angle greater than critical angle, then ray totally reflected in the denser medium। तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। तो ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं, डायग्राम और डेफिनेशन एक्सपेक्टेड होता है। एनीवेज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे 2 कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन है रे जो है वो आपका डेंसर से रेयर मीडियम में ही जाना चाहिए, वैसा ही कंडीशन लोगे। और सेकंड कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये डेफिनेशन से हमें 2 कंडीशंस मिल गए। कभी कभी वो एक्सपेक्ट करते कि आप सेपरेट लिखो। नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिकल एंगल। ये एक 2 मार्क का अलग से क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसको अलग से पढ़ेंगे। देखो इसको कैसे पढ़ना है। देखो यहाँ पे मेरे पास डायग्राम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। यहाँ से आपका एक लाइट गई और ये पॉइंट पे ये 90 डिग्री हो गया और ये सीधा सीधा सरफेस XY के ऊपर ही ट्रैवल कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल, है ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है डेफिनेशन। सो व्हेन अ रे ऑफ अ लाइट passes from denser to rarer medium, so angle of incidence in a denser medium for which angle of refraction is 90 degree, so angle of incidence in a denser medium for which angle of refraction is 90 degree in a rarer medium is called as a critical angle for given pair of a media। तो ये 2 मीडियम है उसका पेयर। तो ये बन गई इसकी डेफिनेशन। याद किया नहीं किया, सिर्फ ये मैं आपको पढ़ा के दिखा रहा था, लेकिन ये मैं n नंबर ऑफ टाइम लिख सकता हूं क्योंकि ये डायग्राम जो है आप अपने लैंग्वेज में लिख दो। एनीवेज, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अभी देखते हैं इसका डेरिवेशन पार्ट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और ये होती है, नॉर्मल गलती है। सो μ2 सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो यहाँ पे कंसिडरेशन हम लोग ने क्या किए हैं, यहाँ पे R की वैल्यू 90 डिग्री है और I की वैल्यू IC के बराबर है। सो μ21 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन IC। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात देखो, ये है जब आप μ2 की वैल्यू 1 कंसिडर करोगे, है ना, आपका ये एयर है, अगर हम लोग लेते तो μ2 आपका 1 बन गया, और μ1 के जगह पे अगर मैं μ सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये फॉर्मूला मेरा कैसे बनेगा, 1 अपॉन μ इज इक्वल टू साइन IC। तो μ की वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन IC। तो अगर ये चीज को अगर आप रीअरेंज करते हो तो IC की वैल्यू क्या होगी, यहां पे देखो, तो साइन IC विल बी इक्वल टू 1 अपॉन μ। सो अल्टीमेटली IC विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन μ। तो ये जो μ है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपका जो डेंसर मीडियम है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अभी ये फॉर्मूला आपका गलत नहीं होगा और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप करके रखोगे। क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में बहुत पूछते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सपोज मेरे पास ऐसा कुछ सरफेस है ना, और यहां से ही गिर गया, लाइट रे आया, आपको पूछते हैं कि यहाँ पे ये बाहर नहीं आना चाहिए, तो एंगल कितना होगा क्रिटिकल एंगल। तो इधर ही आधे से ज्यादा बच्चे होप छोड़ देते कि हमसे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा गिर रहा है इधर,
सीधा निकाल देते हैं, यहाँ पे ई वगैरह की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। वैसे नहीं करना होता है आपको, ठीक है ना। ये क्यों नहीं होता है, कैसे करना होता है, ये चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब भी कॉम्पिटिटिव फिजिक्स पढ़ेंगे वो टाइम पे ऐसे टाइप के बहुत सारे हजारों क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो वैसे क्वेश्चन हम वहाँ पे देखेंगे। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, हमें वहाँ पे डील करना है। लेकिन फिलहाल हमें जो अपना स्टडी रिस्ट्रिक्ट करना है वो बोर्ड रिलेटेड होगा, जो आपका 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा। और ये जो लेक्चर चल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्डर है, तो सारी की सारी चीजें एकदम बेसिक से आपको पता चलेगी। पहले आप कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप कर लो, उसके बाद कॉम्पिटिटिव फिजिक्स के बारे में मैं कॉन्फिडेंटली आपको सिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा, सो दैट आपने ये लेक्चर्स पहले से ही देख के रखे, है कि नहीं। तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की। सबसे पहला था एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा इट वाज अ क्रिटिकल एंगल। लेट अस डिस्कस सम एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है। मान लो मेरे पास ऐसा एक ग्लास का एक छोटा सा एक ऐसा वेसल है मेरे पास, और यहाँ पे मान लो इसके अंदर टर्बिड वाटर है, मतलब इसके अंदर इंप्यूरिटी आपने रखी है। यहाँ से मान लो अगर आप एक लेजर शार्प फोकस रखते हो या एक लेजर लेते हो, लेजर बीम, एक स्ट्रॉन्ग बीम, और यहाँ से आपने इसको ऐसे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जब भी वो जाएगा तो मान लो यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पे ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं है, उसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये जो रे है ये सीधा सीधा इधर चला जाएगा। तो ये पहला केस था। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लाइट का रे था उसको इस तरह से एडजस्ट करो, सो दैट यहाँ पे जो एंगल बने दैट विल बी ग्रेटर देन अ क्रिटिकल एंगल। तो वो स्पेसिफिक केस में हमें ये जो रे है उसका एक फाइनल इमेज ये पॉइंट पे मिल जाएगा, या यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट था, डेमोन्स्ट्रेशन था, टेक्स्ट बुक में था, तो इसके लिए इसको डिस्कस करना जरूरी था। हालांकि यहाँ पे इतना कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। यहाँ पे आपके पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, और यहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अनदर दैट इज एयर, और एक टर्बिड वाटर का जो भी आंसर होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड, है ना। तो ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल बात है। लेट मी रब दिस पोर्शन। यहाँ पे देखो क्या है, एनीवेज ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को अभी किस तरह से समझ के लेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि डायमंड जो होते हैं ना उसकी वैल्यू, उसको जिस तरह से तराशते हैं ना, हीरे को तराशने के बाद वो ऐसा चमकने लगता है, ऐसा बोलते हैं ना, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लाइट अंदर इस तरह से मूव होती है कि आपको वो बहुत ज्यादा चमक रहा है ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखो कैसा होता है, मान लो आपके पास कोई तो एक ऐसा, ये एक मटेरियल है, ये हीरे का मटेरियल है, डायमंड का मटेरियल है। अब इसको तराशना है। हीरे की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है पता है, तराशते कैसे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। तो मान लो आपने इसको तराश दिया, समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ तो तराश दिया, ऐसा कुछ तो है हीरा, है ना, ऐसा कुछ तो इसका होता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉपर डिजाइनिंग होती है, इसको कट करते हैं तभी जाके ये बहुत अच्छा ऐसा बन जाता है ना। ऐसा आप करते रहो तो जो भी आपको मिल रहा है ये डायमंड। अभी यहाँ पे देखो, ये जो जब तराशते हैं ना तभी एक स्पेसिफिक एंगल पे लाइट उसके ऊपर गिरनी चाहिए, सो दैट यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइट जो है ये इसके बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर ही रहनी चाहिए। तो लाइट अगर अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रही है तो आपको क्या दिखेगा, वो चमक रहा है, चमक आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी। तो अभी हमारे काम का क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्कर, आपको दिया जाता है कौन से एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो क्रिटिकल एंगल आपको दिया जाता है, उसके बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही तो है, वही तो हमें देखना है। देखते हैं, सपोज म्यू की वैल्यू, मटेरियल की वैल्यू 2.42 आपको दी है, हमें फॉर्मूला पता है क्रिटिकल एंगल के हिसाब से, तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। तो यहाँ पे अगर मैं म्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ और IC की वैल्यू निकलता हूँ तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 24.4 डिग्री। तो 24 और 25 के बीच में क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए होता है ना। मतलब उसको ये एंगल से लाइट इसके अंदर गिर जानी चाहिए। तो यहाँ पे अगर गिर रही है तो वो जो सरफेस है, मतलब एक मीडियम से जब भी दूसरे मीडियम में जाने वाला सरफेस है, वहां पे ये एंगल हमें 24.4 डिग्री लेके आना है, तभी जाके आपका जो हीरा है वो चमकेगा अच्छे से। सो डायमंड कट सुटेबली सो दैट लाइट एंटरिंग द डायमंड फॉल्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं और जिसकी वजह से डायमंड बहुत अच्छा खासा चमक रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, मिराज या फिर मिरेज, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हो। तो यहां पे देखो ये क्या होती है, मान लो आप ऐसा डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, है ना, गाड़ी आपके पास
और आप ट्रैवल कर रहे हो दूर, आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो वाटर की छोटी सी बॉडी है रास्ते के ऊपर, आपको लगता है आप वहां तक पहुंचते हो, अगेन आपको लगता है अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। मान लो आप ऐसे दुबई गए हो, दुबई है ना, तो वहां पे कैसे एकदम हॉट हॉट एरिया होता है, ऐसा बहुत सारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे अगर आप देखते हो ना, तो मान लो बड़ी सी बिल्डिंग है मेरे सामने, तो हमें ऐसा लगता है कि नीचे भी उसका एक इमेज हमें दिखाई देता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा। तो हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक बेसिक आइडिया है ना। हमारे पास क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके लेयर्स होते हैं। तो हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में रह रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में एयर की कुछ डेंसिटी होती है कि नहीं। तो मान लो यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंडिंग आपको तभी पता चलेगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे पास ये जमीन है, जमीन के ऊपर अगर आप देखते हो तो एयर है ना। तो जब गर्मी का टाइम होता है तो सनलाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो सनलाइट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो क्या होगा, एकदम जमीन के ऊपर की जो एयर है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी। तो अगर ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो मान लो अगर ऐसा में लेयर को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग या देखते हैं, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली रेयर होगा, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा डेंसर होगा, इसके और थोड़ा सा ऊपर जाओगे और डेंसर होगा। और ये चीज कुछ मीटर्स तक, हाफ किलोमीटर 1 किलोमीटर तक ये चीज चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये कुछ हद तक तो ये सीन आपको दिखाई देगा। और ये कभी होता है जब भी गर्मी का माहौल होता है, समर सीजन में ये मोस्टली चीजें दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ऊपर डेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद डेंसिटी कंसिस्टेंटली डिक्रीज होते जा रही है। अब ये स्पेसिफिक केस में देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है बुर्ज खलीफा। कितनी बड़ी बुर्ज खलीफा है कि नहीं, चलो दिखा दिया इसको मैंने। एनीवेज, तो अभी यहाँ पे देखो ऊपर अगर आप देखते हो ये जो पोर्शन है यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी और कम, इसके बाद और कम, और एकदम नीचे जाओगे आप तो और ज्यादा कम। तो मान लो ये एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट से लाइट का एक रे आया, ये पॉइंट पे गिरा है ना। तो जब भी ये पॉइंट पे गिरेगा तो वो स्पेसिफिक केस में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रहा है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। सेकंड, यहां से अभी ये डेंसर से रेयर पे जा रहा है, अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल। और यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो यहां से ये और आगे नहीं जाएगा, यहां से ये ऐसे कुछ निकल जाएगा। और यहाँ पे आप खड़े हो, आप देख रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा, ये जो है ना ये पीछे से किधर से तो आ रहा है, समथिंग लाइक। अभी ये सब स्ट्रेट लाइन होता है, अभी ये थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट नहीं है डायग्राम, तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। तो ये जो पॉइंट है वो इक्विवेलेंट पॉइंट आपको लगेगा नीचे से किधर से तो आ रहा है। तो इसका ही मतलब क्या, यहाँ पे आपको ये जो पूरा सिनेरियो था इसके एक इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दी। कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ना, इसको ही बोलते हैं मिराज, है ना। मतलब जो नहीं है वो हमें दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो मिराज, ये एक नारियल का पेड़ मैंने ड्रॉ किया है, सेम चीज है। यहाँ से टॉप से एक लाइट का रे आएगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, अगेन यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लेयर कंसिडर कर रहे हैं ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में वो कंसिस्टेंटली होता है और ये धीरे 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 ऊपर डेंसिटी आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन हमें तो पढ़ना है, तो इसके लिए वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है जहां से वो हो रहा है, इतना तो हम नहीं दिखा पाएंगे ना, मतलब छोटी सी लाइन ऐसे नहीं दिखा पाएंगे, हमें वो पूरा सेक्शन दिखाना पड़ेगा। सो दैट्स योर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसको इस तरह से दिखा। सो यहाँ पे देखो, अगर नारियल का पेड़ है तो यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद वो आगे नहीं जाएगा लाइट का रे, और ये सीधा सीधा ऑब्जर्वर के पास जाएगा। ऑब्जर्वर लगेगा ये जो लाइट है वो पीछे से किधर से तो आ रही है, और यहाँ पे आपको ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जैक्ट इमेज दिखाई देगी। तो ये समर में फिनोमिना आपको दिखाई देता है, कितना ब्यूटीफुल फिनोमिना है मिराज का, है कि नहीं। यस, एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो मेरे पास ये एक प्रिज्म का ऐसा हम लोग ने सेक्शन लिया, यहां से फर्स्ट रे आ रहा है, यहां से दूसरा रे आ रहा है। तो अभी हमें लाइट देखना है कि टर्न कितने एंगल से हो रही है। तो हमें अगर लाइट 90 डिग्री से टर्न हो रही है ऐसा अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं ना। तो लाइट टर्न्स एट 90 डिग्री, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है 1.5। और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल अगर आप निकालते हो ये फॉर्मूला में डाल के, तो आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिलेगी 42 डिग्री, है ना। तो अगर मैं यहाँ से अगर लाइट यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना, तो वो स्पेसिफिक केस में यहाँ पे अगर एंगल मेरा 45 अगर आ रहा है तो इट इज ग्रेटर देन अ क्रिटिकल एंगल। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो स्पेसिफिक केस में हम लोग बोल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ से जो ग्लास रे जा रहा है दैट इज मूविंग इन अ 90 डिग्री मैनर। एनीवेज, यहाँ पे देखो अगर मैंने इसको इस तरह से होल्ड रखा तो फिर वो स्पेसिफिक केस में भी लाइट को आप 180 डिग्री से टर्न करवा सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एक लाइट रे आया, है ना, यहाँ पे वो जो एंगल है
अगर वो 45 डिग्री है तो यहाँ से ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे आपको सेम एंगल मिलेगा और अगेन ये वापस वही पाथ से पीछे आएगा। सेम इज एप्लीकेबल टू सेकेंड रे। तो यहाँ पे लाइट टर्न्स 180 डिग्री, तो यहाँ पे दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस प्लेस हुए। म्यू ऑफ ग्लास की वैल्यू अगर मैं 1.5 लेता हूँ तो ये वैल्यू में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको 42 डिग्री मिलेगी। तो सर्टनली यहाँ पे 45 डिग्री अगर 42 से बड़ा है, सो आई इज ग्रेटर देन आई सी, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल और यहाँ पे दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। तो ये एक बेसिक चीज थी। अभी यहाँ पे ना और बहुत सारी चीजें या बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट दी जाती है और उसके बाद पूछा जाता है कि कौन से लाइट के लिए इक्वेशन करेक्ट है। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव में आपको दिखाई देते हैं, है ना। सो जिसको पता है वो अच्छे से कर सकता है, जिसको नहीं पता उसका काम खराब हो सकता है। आपने ये देखा है क्या, लाइक एग्जाम्पल और एक बता सकता हूं मैं। ओके और एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो मेरे पास आप ऐसा वाटर बॉडी में हो और यहाँ पे आपके पास नीचे एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, नेवी का एक इंस्ट्रूमेंट है, पानबुड़ी बोलते हैं उसे, है ना। मतलब पानी के अंदर ये व्हीकल को आप चला सकते हो। और यहाँ से अगर आपको ऊपर का ऑब्जेक्ट देखना है तो किस तरह से देखोगे, तो वहां पे डिवाइस यूज किया जाता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। तो और यहाँ से फिर ये डिवाइस यूज करके ऑब्जेक्ट को देखा सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मिरर को यूज करते हैं। तो यहाँ से जो एंगल जाएगा लाइट का या जहां से आप देखना चाहते हो, तो वो इस तरह से सेट किया जाता है कि सामने वाले ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट से लाइट का रे ये पॉइंट पे गिरेगा और ये पॉइंट पे गिरने के बाद यहाँ से ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर सकता है ना। तो ये जो सबमरीन्स है वहां पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे ऑब्जर्व करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे मिरर्स को एडजस्ट किया जाता है और आप ये चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो ये एक और एक एग्जाम्पल था। और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ऑप्टिकल फाइबर। देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर ये क्या चीज है। ये बेहतरीन चीज है, हम अच्छे से देख लेंगे इसे। ऑप्टिकल फाइबर देखो, सबसे पहले समझ के लो, उसके बाद हम लोग फेयर डायग्राम देखेंगे। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा है, लाइट जो है आपकी वो डेंसर से रेयरर पे हीट करनी चाहिए। तो ये डेंसर होगा, यहाँ पे आपके पास रेयरर होगा, तभी जाके ये चीज पॉसिबल है। तो ऑप्टिकल फाइबर ये क्या चीज है, मॉडर्न डे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वहां पे ऑप्टिकल फाइबर ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर यूज करके आप बहुत फास्ट तरीके से सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से भेज सकते हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज को मतलब किस तरह से करे, किस तरह से सीखे, किस तरह से इसको बनाया गया था। तो मान लो मेरे पास मटेरियल है समथिंग लाइक दिस, है ना। और यहाँ पे अगर आपने कुछ मटेरियल बना दिया ये, और यहां से अगर आप लाइट का एक रे भेज रहे हो समथिंग लाइक दिस, तो आपके पास ये डेंसर है और ऊपर आपके पास रेयरर है। अगर ऐसा कुछ अगर आप परफेक्ट वे में अचीव कर लेते हो तो आपका काम आसान बन जाएगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली ऐसा एक ग्लास का स्ट्रक्चर बनाया या फिर कोई दूसरा मटेरियल यूज करके डायरेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, तो जरूरी नहीं है कि आपको करेक्ट आंसर मिले, तो उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आपके पास ये जो वायर यूज करते हो आप या ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हो, तो ऊपर यहाँ पे एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल होता है और जो सेंटर वाला होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। और बाहर अगेन ये आउटर कवरिंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, इनर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये डेंसर है, ऊपर रेयरर है। यहाँ से अगर आप अभी आप लाइट भेजोगे तो यहाँ पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल किया जा सकता है। तो ये एक बेसिक आइडिया। लेट्स सी कि इसका अभी देखते हैं एक्चुअल डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे दो लेयर्स है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.48 और जो अंदर वाला पूरा जो मटेरियल है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5। सो सर्टनली आउटर इज अ लोअर एंड इनर इज अ हायर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका जो डायमीटर देखो 10⁻⁴ बहुत छोटा है कि नहीं। तो यहाँ से अगर आप एक लाइट का रे या अगर एक सिग्नल भेजते हो तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ये सिचुएशन अचीव की जाती है। और उसके बाद ऐसा पता चलता है कि ये जो रे है वो कंसिस्टेंटली टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हो रहा है यहाँ पे। और फाइनली आपको ये जो लाइट का रे है या जो सिग्नल आपने भेजा है वो बाहर आ रहा है, ऐसा आपको लगता है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत फास्ट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है। तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कितना ब्यूटीफुली एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने सारे एप्लीकेशंस देखे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थे। सबसे पहले हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट देखा जो टर्बिड वाटर से रिलेटेड था, वहां पे एक लेजर शार्प फोकस को आपको रिफ्लेक्ट करवा रहा है। सेकंड केस में हम लोग ने डायमंड के बारे में देखा। डायमंड में जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज 24.4, सो 24 एंड 25 के बीच में होता है। ये जो स्टेटमेंट है वो आप अच्छे से ध्यान में रखना, ये यूज होता है। ये खत्म होने के बाद मिराज के बारे में हम लोग ने अल्टीमेटली देखा।
फाइनली हम लोग ने 90 डिग्री को अगर टर्न करना है प्रिज्म में से रे को, तो उसको कैसे करते हैं उसका डिस्कशन किया, 180 डिग्री में कैसे करते हैं उसका डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोग सबमरीन्स में जो डिवाइस यूज होता है उसके बारे में एक थोड़ा सा डिस्कशन किया। एंड फाइनली हम लोग ने ऑप्टिकल फाइबर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट। सनलाइट की वजह से नेचर में हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखती है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, प्राइमरी सेकेंडरी, प्रिज्म का पार्ट जो आपने अपने स्कूल टाइम में देखा है कि नहीं, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमें स्टडी करना है। तो लाइक प्रिज्म वाला जो पार्ट है वो आपने ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में 10th 9th में देखा है, तो क्विकली देख लेते हैं इसे। तो सपोज मेरे पास एक व्हाइट लाइट है और यहाँ पे मान लो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधे सीधे चली जाती, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ प्रिज्म यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट्स, ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो रही है, क्योंकि ग्लास बिहेव्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ अ लाइट। तो हमें पता है कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर से बनी हुई है, 7 डिफरेंट कलर से उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। रेड की वेवलेंथ अलग है, वॉयलेट की अलग है। रेड की जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर है, वॉयलेट की अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर है। तो अलग अलग है कि नहीं। तो यहाँ पे जितनी लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो उतना वहां पे डेविएशन कम दिखाई देगा। तो दैट्स वाई रेड जो है वो कम डेविएट हुआ है, और जितनी शॉर्टेड वेवलेंथ है देखो ना, तो वहां पे आपको जो डेविएशन है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मान लो 2 प्रिज्म आपने यहां से ऐसा एक रखा है और दूसरा उल्टा रखा है। तो यहाँ पे आपके पास व्हाइट लाइट है, डेफिनेटली ये 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो गई, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारे के सारे 7 डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ से 7 डिफरेंट कलर्स बाहर आएंगे, लेकिन वहां पे अगर आपने सेम टाइप का मटेरियल ऐसा उल्टा करके रखा, प्रिज्म दूसरा रखा है, ठीक है, सेकंड प्रिज्म, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एंड में जाके एक प्रॉपर व्हाइट लाइट वहां से बाहर आ रही है। तो मतलब ये क्या है, ये डे टू डे लाइफ के कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो आपने स्कूल टाइम में परफॉर्म किए होंगे, है कि नहीं। लेकिन कभी कभी देखो अगर आप लेंस यूज कर रहे हो तो लाइक एबरेशन वहां पे दिखाई देता है, कलरफुल इमेजेस या कलरफुल लाइट आपको दिखाई देती है। आप एक स्केल लो, एक स्कूल टाइम में ऐसे पहले स्केल आपने यूज किया होगा और लाइट की तरफ देखने की कोशिश करो, आपको ऐसे कलरफुल दिखाई देगा, 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे। तो वही जो चीज होती है ना, उसको बोला जाता है क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन ये एक आईज में, ह्यूमन आईज में एक डिफॉल्ट भी माना जाता है कि नहीं। तो ये जो सारी बेसिक चीजें ये आपने अपने स्कूल टाइम में ऑलरेडी देखी है। अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया है डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। लेट अस डिस्कस सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, और उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले रेनबो, है ना। तो रेनबो मतलब क्या होता है, हमने लाइक रेनी सीजन जब भी होता है तभी आपको ऐसे 7 कलर्स स्काई में दिखाई देते हैं। तो यहां पे देखो, अगर आप अर्थ का पोर्शन कंसिडर करते हो तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, पूरा का पूरा एक ऐसा कलरफुल सेक्शन, है ना। तो विप गियर ये सीक्वेंस के हिसाब से होता है। तो कभी आपको आर ऊपर दिखता है, वॉयलेट नीचे दिखता है, कभी उल्टा दिखाई देता है, वॉयलेट ऊपर है, आर नीचे है। तो ये पूरा एक सर्कल ही होता है। तो एनीवेज आप रेनबो, इसमें जब भी हम लोग को पढ़ना है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हमें देखनी है। सबसे पहला है एक प्राइमरी रेनबो एंड दूसरा जो है सेकेंडरी रेनबो। 1 बाय 1 देखेंगे, प्राइमरी रेनबो कब मिलेगा, सेकेंडरी रेनबो कब मिलेगा। लेकिन रेनबो पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए, ठीक है, सिचुएशन क्या होनी चाहिए, बारिश हो जानी चाहिए, ठीक है, बारिश थोड़ी सी हो जानी चाहिए, और वही टाइम पे अगर सनलाइट आपके पास है तभी जाके रेनबो फॉर्मेशन के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। मान लो सन यहां पे, ठीक है, बारिश हो चुकी है, सन मान लो यहां पे है मेरे पास, तो पीछे मुझे रेनबो दिखाई देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। अभी देखते हैं, मेरे पास वाटर ड्रॉपलेट्स है बहुत सारे छोटे छोटे। अभी हम ये देखेंगे प्राइमरी रेनबो हमें कब मिलेगा, सेकेंडरी रेनबो कब मिलेगा। मान लो ये एक वन ऑफ द वाटर ड्रॉप है ना, और सनलाइट यहां से आ गई और ये वाटर ड्रॉपलेट के एक सरफेस पे गिरी। तो सनलाइट जो है, लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं, दैट इज डिस्पर्शन जब भी होता है तभी। तो विपगैर ये एक कंप्लीट सीक्वेंस आपको दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पे देखो क्या होता है, हमें यह पता है रेड जो है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉयलेट। तो यहां पे जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतना बेंड कम होता है। तो यहाँ पे रेड है, कम बेंड हुआ, और यहाँ पे रिस्पेक्टिव 7 कलर्स होंगे और उसका एंड वाला कलर हम लोग देख रहे हैं वॉयलेट कलर। तो ये थोड़ा सा ज्यादा देखो बेंड हुआ है, तो ये रेड है और ये वॉयलेट है। यहाँ पे एंगल अभी इस तरह से बनता है, दैट इज एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना ये दोनों का, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये चीज होगी। तो यहाँ पे एक बार क्या होगा, देखो रिफ्रैक्शन हुआ, अंदर आने के बाद डिस्पर्जन हुआ, और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से रे वापस ऐसे जाएंगे और ये पॉइंट के बाद वो
ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगे। तो जब ये ऑब्जर्वर तक पहुंचता है तभी रेड जो एंगल बनाता है दैट इज अ 42 डिग्री, और यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है दैट इज अ 40 डिग्री। तो अगर हम लोग देखते तो बेंड सबसे ज्यादा ये हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेनबो देखेंगे तो प्राइमरी रेनबो में हमें रेड ऊपर दिखाई देगा एंड वॉयलेट जो है वो नीचे दिखाई देगा। और प्राइमरी रेनबो की इंटेंसिटी भी कंपेरेटिवली अच्छी खासी होती है, प्रॉपरली आप उसको देख सकते हो। सेकंड जो है सेकेंडरी रेनबो में आपके पास वाटर ड्रॉपलेट होता है और सनलाइट जो है वो इसका जो 50% पोर्शन है हाफ उसके नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे सनलाइट जो है अगर इसका मैं हाफ ऐसा ड्रॉ करूँ डॉटेड लाइन तो उसके ऊपर होनी चाहिए, तभी ये प्राइमरी बनेगा और तभी ये सेकेंडरी बनेगा। तो अगर सनलाइट नीचे है तो ये पॉइंट के बाद क्या होगा, आपको डिस्पर्जन दिखने वाला है। तो ये डिस्पर्स हो गया रेड और वॉयलेट। ये पॉइंट पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंस यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे 2 बार आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये पॉइंट के बाद यहाँ से ये अगेन रिफ्रैक्ट होकर ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वॉयलेट रे जो एंगल बनाएगा दैट इज 53 डिग्री और यहाँ पे जो रेड है वो बनाएगा 50 डिग्री। और यहाँ से अगर ये पॉइंट से डॉटेड लाइन अगर आप पीछे खींचते हो तो जो रेनबो आपको दिखाई देने वाला है उसमें वॉयलेट कलर ऊपर होगा, रेड कलर नीचे होगा। यहाँ पे 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए ये जो रेनबो है इसकी इंटेंसिटी प्राइमरी की इंटेंसिटी से कम होगी, है ना। तो ये लाइट दिखाई देगा, फेंट दिखाई देगा, लेकिन दिखाई जरूर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक बार डिस्पर्जन। और यहाँ पे क्या हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहाँ पे एक बार हुआ डिस्पर्जन। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है उसका प्रॉपर एनालिसिस देखा। लेट अस डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज अ स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। सी यहाँ पे मेरे पास सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। तो मॉर्निंग टाइम में अगर आप देखते हो या इवनिंग टाइम में देखते हो तो आपको रेडिश एटमॉस्फेयर दिखता है, स्काई आपको रेडिश दिखता है, लेकिन आफ्टरनून के टाइम पे आपको वो ब्लूइश दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही चीज हम लोग को प्रॉपरली समझ के लेनी है। यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि मॉर्निंग के टाइम पे अगर ये ऑब्जर्वर है तो सन से जितना भी डिस्टेंस है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है, और यहाँ पे आफ्टरनून के टाइम पे कंपेरेटिवली डिस्टेंस कम होता है। तो ये एक चीज है, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो अगर लाइट आप शॉर्टर वेवलेंथ की लेते हो, लाइट ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ ये ज्यादा स्कैटर्ड होती है देन द लॉन्गर वेवलेंथ। सो अमाउंट ऑफ अ स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ अ वेवलेंथ। तो यही जो चीज है इसको बोलते हैं रेलेस क्राइटेरिया या रेलेस स्कैटरिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखते हो तो आफ्टरनून के टाइम पे ब्लू लाइट ये ज्यादा स्कैटर्ड होती है, सो ब्लू लाइट आपको ज्यादा दिखाई देती है। वॉयलेट लाइट भी वहां पे आपको प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन हमारी आइज जो होती है वो ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट बात देखते हैं, डस्ट वाटर पार्टिकल्स या फिर अगर कुछ और दूसरी चीज है तो वो स्कैटरिंग को अफेक्ट करती है। तो अगर स्मॉलर स्कैटरर है और इसकी वैल्यू अगर a इज लेस देन लैम्डा है तो रेलिंग स्कैटरिंग के हिसाब से इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़ टू 4। लेकिन अगर आप लार्ज स्कैटरर ले रहे हो जैसे कि वाटर ड्रॉप आपके पास है तो वहां पे जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी सर्टनली ग्रेटर देन वेवलेंथ लैम्डा। सो रेलिंग्स क्राइटेरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टू लैम्डा रेज़ टू 4, ये जो चीज है वो हमेशा सही नहीं होगी। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिहेव डिफरेंटली फॉर स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। सो ऑल वेवलेंथ स्कैटर्ड इक्वली, नियरली इक्वली। तो यही एक चीज है जो हमें पता होना चाहिए। तो थियोरेटिकली ये 2-3 पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। मॉर्निंग के टाइम पे मान लो ये मेरे पास सन है ना, तो सन से तो आपके पास एक व्हाइट लाइट अगर आप मान के चलते हो तो यहाँ पे क्या होगा, 7 डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देने वाले। तो ब्लू एंड शॉर्ट वेवलेंथ वाली जितनी भी लाइट है तो वो स्कैटरिंग की वजह से हट जाएगी, और लार्जर डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो रेड जो है वो जो लिस्ट स्कैटर्ड होने वाली है वो आपकी तरफ पहुंचेगी। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, ब्लू एंड अदर शॉर्ट वेवलेंथ लाइट्स आर रिमूव्ड बाय स्कैटरिंग एंड द लीस्ट स्कैटर्ड दैट इज अ रेड वन रीचेस टू योर। एंड यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हो तो ये स्पेसिफिक केस में ब्लू जो है वो आपकी तरफ पहुंचती है, ब्लू वॉयलेट आपकी तरफ पहुंचती है, लेकिन बाकी के जितने भी है वो स्कैटरिंग के हिसाब से निकल जाती है। तो दैट्स वाई आपको आफ्टरनून के टाइम पे स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पे आपको जो स्काई है वो रेडिश दिखाई देता है कि नहीं। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितना मस्त एप्लीकेशन है ये रे ऑप्टिक्स का। और एक चीज देखते हैं, अगर स्कैटरिंग हम देखते हैं तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो कुछ नहीं, सीधा सीधा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर सरफेस अनइवन है तो वो स्पेसिफिक केस में भी लाइट रेज जो है वो सही ढंग से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी दैट इज अ रेलेस क्राइटेरिया। ये जो पीछे लिखा है वो 1 या 2 मार्क के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।